नमस्कार, मार्केट दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जमीश। अगले आधे घंटे में हम वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर के आए हैं आपके शेयर बाजार से किसी भी जो उलझन है आपके दिमाग में, आपके अगर जहन में कोई भी सवाल है अपने निवेश से जुड़ा हुआ, तो शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल आप इस कार्यक्रम में कर सकते हैं। ये वीकली शो है, वीक में केवल एक मौका मिलता है जब आप सवाल अपने कर सकते हैं और ये केवल आधे घंटे का विंडो रखा गया है। हमने 2 डेडिकेटेड फोन लाइंस आपके लिए खोल रखी है। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं 0112309763 और 011233868682। इन दोनों ही नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जो सवाल है वो आपका स्टॉक मार्केट से जुड़ा होना चाहिए। डॉक्टर रवि सिंह, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है एसएमसी इंडिया के, वो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में, जो आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू डॉक्टर रवि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो इससे पहले कि जो सवाल और जवाब है उसका सिलसिला शुरू करें, तो एक एनालिसिस चाहेंगे इस हफ्ते की। केवल 4 दिन कारोबार हुआ, कारोबारी नतीजों की शुरुआत हो चुकी है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, अभी बाज़ारों में खास तौर से न्यूज़ का काफ़ी इम्पैक्ट है और चूँकि अब कॉर्पोरेट अर्निंग के यानी कि रिजल्ट शुरू हो जाएंगे तो उसको देख कर मार्केट में एक कंसोलिडेशन का मोड देखने को मिल रहा है। पहले एक तरफ देखें तो जियोपॉलिटिकल जो एक टेंशन है उसकी वजह से स्टॉक मार्केट को काफ़ी हद तक एक कॉन्फिडेंस कम मिल रहा है। हाल फिलहाल में अगर 4 डेज़ में देखें तो FIIs ने थोड़ा सा अपने फंड की यहाँ पर सेलिंग भी करी है, जिसकी वजह से मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में है। और अगला हफ्ते की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और हावी हो सकती है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी कम नहीं हुआ है। उसकी वजह से आप देखें तो अदर कमोडिटीज़ खासतौर से गोल्ड में देखें तो एक अच्छी तेज़ी बनी है। तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आपको अगले वीक में भी एक बार देखने को मिल सकती है। पर्टिकुलर अगर लेवल आप निफ्टी के लेवल्स को देखें तो मुझे लगता है कि 9120 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अपर साइड में रेजिस्टेंस देखें तो मुझे लगता है 9250 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही सेंसेक्स की बात करें तो मुझे लगता है 29,200 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से देखने को मिल रहा है। और अप साइड में रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 29,850 ये लेवल ऐसे हैं जिनके बीच में अभी मार्केट दायरे में देखने को मिल सकता है। और बीते हफ्ते जो दबाव दिखा उसकी वजह क्या रही? एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन आपने बताया, साथ ही साथ अगर नतीजों की बात करें तो शुरुआत इन्फोसिस ने की और बहुत अच्छे नतीजे नहीं कहे जा सकते। दबाव में दिखा स्टॉक, उसके बाद में करीब 5% तक टूटा। तो क्या इसे डिमोनेटाइजेशन का असर माना जाए या फिर ये लास्ट जो क्वार्टर है वो इस तरह का होता ही है? क्या कुछ इस बारे में कहेंगे आप? देखिए, अभी अजय जी का कॉन्फिडेंस अगर देखें तो मार्केट में पूरी तरह से देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक खास तौर से इन्फोसिस की बात करें तो जब वहाँ पर ट्रंप जीत के आए उसके बाद जिस तरीके से पॉलिसी को लेकर के एक असमंजस सा माहौल देखने को मिला, और साथ में अब देखें तो चूँकि रुपया हमारे यहाँ का वो देखें तो 16 महीने के हाई पे है, तो इसकी वजह से अगर रुपया चूँकि अगर यहाँ पर रुपया अगर वीक होता तो शायद उनके कुछ अर्निंग में प्रॉफिट देखने को मिलते, तो इसका स्ट्रेस एक देखने को मिला है। इसकी वजह से यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है। मैं समझता हूँ नेक्स्ट क्वार्टर में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक आपने बात करी कि एक डीमोनेटाइजेशन का, देखिए डीमोनेटाइजेशन का एक इम्पैक्ट जरूर था, लेकिन चूंकि ये इन्फोसिस का ज़्यादातर US बेस्ड काम होता है तो इतना ज़्यादा कुछ खास फर्क ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट हाँ, ये है कि रुपये की स्ट्रेंथ का जरूर फर्क आपको देखने को मिला है। जयपुर चलते हैं, शुभम हमारे पहले दर्शक इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नमस्कार शुभम। नमस्ते सर मेरे पास देना बैंक 50 रुपए में 1000 शेयर हैं और IOB है 1000 रुपए 50 रुपए में, दोनों 50 रुपए में 1000 शेयर हैं। सर इनमें क्या करना चाहिए? और सर अपन ने 9200 की निफ्टी तो देख ली, अब अगर सर बाजार में अगर अनिश्चितता आती है, वॉर होता है या किम जोन कुछ करता है, जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान पे बम का गोला दागा, तो सर तेजी तो अपन ने देख ली, मंदी अपन कितने देखेंगे? 7000 की निफ्टी देखेंगे? सर सब लोग कह रहे हैं 8600 सर बाजार में कितनी भी लिक्विडिटी हो सर तेजी तो देख ली सर, मंदी की तो कोई बात ही नहीं करता है। दूसरा स्टॉक क्या आपने बताया देना बैंक के अलावा? शुभम क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आप समझ पाए उन्होंने दूसरा स्टॉक? मुझे IDBI या मुझे हल्का सा कंफ्यूजन लगा। हाँ, बट देना बैंक तो मुझे स्पष्ट सुनाई दिया उन्होंने। फिलहाल अभी देना बैंक के बारे में इनको बता देते हैं। अभी देना बैंक इस समय 39 रुपीज़ का चल रहा है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हावी है, लेकिन देना बैंक का एक्चुअली में कारोबार बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये है कि उनके NPA बहुत कम है, तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली ये स्ट्रांग हो सकता है अगर आपका इन्वेस्टमेंट 3 से 5 साल का है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो मैं समझता हूँ एक बार वापस से आपको 35 तक के लेवल अगर मिलते हैं तो वापस से एक बार बाय किया जा सकता है। अदरवाइज अभी आपके पास अगर स्टॉक हो तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ इन्होंने जहाँ पे कहा कि हम
हम जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात करें, अफगानिस्तान में अगर बॉम्ब फेंका गया, तो इन सब अनसर्टेनिटीज जब भी होंगी तभी आपको मार्केट से करेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि इस बात का पैनिक रिएक्शन देखने को मिलता है कि आगे कहीं वॉर और इंक्रीज होती हुई ना नजर आए। इसकी वजह से आपको सोने में, खास तौर से कमोडिटी के में अगर देखें तो सोना चूंकि सेफ हेवन माना जाता है, तो उसमें काफी अच्छी एक बाइंग आपको देखने को मिल चुकी है। लेकिन स्टॉक मार्केट से है कि अभी थोड़ा सा पैनिक और देखने को मिल सकता है। 72 के लेवल की कर रहे थे कि क्या वो निफ्टी में दिखाई देगा, उसकी बात कोई कर नहीं रहा है, सब लोग तेजी की बात कर रहे हैं। देखिए अजय जी, 7200 का लेवल अगर अफगानिस्तान का स्टॉक मार्केट होता तो मुझे लगता है आपको दिखाई देने को कह सकते थे। लेकिन चूंकि भारतीय बाजार की अगर आप बात करें तो यहाँ पर फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफी स्ट्रांग है, FIIs ने कॉन्फिडेंस दिखाया, साल के एंड तक में 32,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, तो ये काफी स्ट्रांग हैंड है, जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन आएगा। और आप बिल्कुल अगर आप देखना चाहते हो तो मैं समझता हूँ कि 300 से 350 रुपए का अगर करेक्शन आता है तो बहुत है, यानी कि 8500 का अगर करेक्शन आता है तो स्टॉक स्पेसिफिक फिर भी आपको रैली देखने को मिलेगी, वो लेवल्स काफी अच्छे होंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली से मदन मोहन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार मदन जी। मदन मोहन जी, क्या आप हमारे साथ हैं? मैं होल्ड कर रहा हूं जी। नमस्कार मदन जी, आपकी आवाज आ रही है, मुझे लगता है टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ है, प्लीज उसे बंद कर दीजिए। ऐसा था कि मैं पूछा एक सवाल क्लैरिफिकेशन चाहता था जी, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर अगर कोई जानकारी मिल सके तो मुझे बताएं। आप मतलब ये किस नजरिए से आप जानना चाह रहे हैं कि आपने ऑयल एंड गैस सेक्टर में क्रूड ऑयल जो खोज करती हैं कंपनियां, वो हमारे इंडिया में दो तीन है, ONGC है, रिलायंस है या कैरन है जी। अब इनको बजाय गवर्नमेंट को फार्म दे प्रोडक्शन बढ़ाओ, गवर्नमेंट इन पे फाइन कर रही है, पेनल्टियां डाल रही है, और ये सारे आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं। तो आर्बिट्रेशन के बारे में पूछना था कि ये कितना समय देता है। चलिए शुक्रिया। एक अगर छोटा सा रिएक्शन दे पाए जो ये कंसर्न जताया। देखिए, इनका जो क्रूड ऑयल का था कि कच्चे तेल की सप्लाई, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो ज़रूर कच्चे तेल की सप्लाई काफ़ी बढ़ी है, और इसी वजह से ओपेक कंट्रीज़ ने अपने प्रोडक्शन को कट किया है। लेकिन US इस समय अगर आप देखें तो 8.2 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल की सप्लाई कर रहा है। और जहाँ तक हम चूँकि इंडिया की बात करें तो हम बाहर की कंट्री इसके इंपोर्टर हैं, हम ज़्यादातर जो है वो कच्चा तेल खरीदते हैं। तो और इस समय प्रोडक्शन काफ़ी हाई है, इस वजह से कच्चे तेल में एक डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है। $55 से $48 के बीच में आपको क्रूड ऑयल का भाव देखने को मिल रहा है। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हुआ है उसको लेकर के मुझे लगता है कि थोड़ी सी असमंजस का माहौल में कच्चे तेल में एक बूम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल सप्लाई साइड से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई है, चाहे ओपेक कंट्रीज हो, सऊदी अरेबिया हो। तो सप्लाई का कंसर्न जो आपने पूछा वो तो मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन भारतीय बाजारों में अगर आप देखें तो HPCL, BPCL या इंडियन ऑयल या रिलायंस की बात करें तो उनमें वो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल के भाव जिस तरीके से अभी बढ़े हैं, इसकी वजह से इन कंपनीज के शेयर में भी काफ़ी उछाल देखने को मिला है। चलिए हैदराबाद चलते हैं, और हैदराबाद से संगीता जी हमारे साथ इस वक्त लाइन पे आ चुके हैं। नमस्कार संगीता जी, कैसे हैं आप? सर मैं अच्छी हूँ जी, बताएं आप क्या जानना चाह रही हैं? जी हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है। मुझे लगता है टीवी का वॉल्यूम आपका खुला हुआ है। नमस्कार सर, एक्चुअली मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, रिलायंस पेट्रोलियम के शेयर्स हैं। रिलायंस पेट्रोलियम के? हाँ, और ये बहुत पुराने हैं, लेकिन उसको हम लोग को मेरे को उसको वेरीफाई कराने का है, और यहाँ लोकल में नहीं मालूम हो रहा किधर जाना, क्या करना। नॉमिनी भी चेंज करने का था उसका। ये तो काफी हेल्प हो सकती है क्या? तो काफी पुराने शेयर्स होंगे आपके, क्योंकि हाँ पुराने हैं, काफी पुराने हैं। रवि जी, कोई रास्ता बचा है इनके पास अब ये मर्जर के बाद में? देखिए, रिलायंस पेट्रोलियम का शेयर अब फिलहाल तो ट्रेड नहीं होता है, लेकिन ये है कि आप जो आपका ब्रोकर है आप उससे एक बार बात करके देख सकते हैं। अगर वो आपका मर्जर का आपके पास अगर डॉक्यूमेंट सही होंगे तो ज़रूर है कि आपको मर्जर वाले स्टॉक ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो थोड़ी मुश्किल आपको देखने को इसकी कोई समय सीमा होती है कि तब तक आपको ये फ़ायदा मिलेगा, या उसके बाद अगर आपने मर्जर का फ़ायदा नहीं उठाया तो उसको मान लिया जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, या फिर ये बिल्कुल ओपन एंडेड होता है जब भी आप जाएं? और देखिए अजय जी, दो तरीके से होता है। अगर आपके पास सपोज ऐसी कंपनी का स्टॉक है जो कंपनी वापस से एक बार ओपन में आती है और फिर उसके बाद क्लोज करके दोबारा फिर से आती है और इंडिपेंडेंट आती है, तो वो आपको शेयर आप कभी भी उसमें जाके अपने कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर किसी पार्टनर के थ्रू आते हैं, यानी कि पहले उनका बिजनेस चल रहा था और शेयर लिस्ट था, फिर इसके बाद वो एग्जिट कर गए और दूसरा कोई पार्टनर उसको टेक ओवर करता है या फिर दूसरी कोई कंपनी टेक ओवर करती, तो उसमें एक समय सीमा जरूर होती है।
राजस्थान चलते हैं। अब हमारे साथ जीवन साहब जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में अपने सवाल के साथ। नमस्कार जीवन जी, आपके सवाल का इंतज़ार है हमें, लेकिन टीवी का वॉल्यूम शायद खुला हुआ है, फीडबैक हमें सुनाई दे रहा है, प्लीज़ उसे बंद कर दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा म्यूचुअल फंड में पैसे लग रहे हैं। ठीक है। यूटीआई म्यूचुअल फंड। हाँ, यूटीआई म्यूचुअल फंड। यूटीआई म्यूचुअल फंड कौन सा खरीदा आपने सर? बहुत सारी स्कीम्स होंगी। हाँ सर, ग्रोथ फंड है सर। ग्रोथ फंड में तो क्या जानना चाह रहे हैं आप? ग्रोथ सर, ग्रोथ अकाउंट सर। मैं समझ गया सर, लेकिन वो भी एक स्पेसिफिक स्कीम होगी जिसमें ग्रोथ आपने 1500 रुपये कटे सर उसमें। आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कम से कम इतना बताएं। सर अभी तो 2000 रुपये का फायदा हो रहा है मेरा। ठीक है, अब सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये आगे आने वाले टाइम में कैसा रहेगा सर? ये 2027 तक कर दिया सर मेरा। स्पेसिफिक बता सकते हैं कौन सी स्कीम है? आपने शायद ग्रोथ और डिविडेंड्स में से ग्रोथ चुना होगा, लेकिन स्कीम का नाम स्पेसिफिक बता सकते हैं? उसका तो नाम पता नहीं सर। चलिए मैं मान के चलता हूँ आप यूटीआई ब्लू चिप के ग्रोथ फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और एक इक्विटी फंड होना चाहिए। हालांकि ये स्टॉक मार्केट का प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं तो कुछ राय दे पाएंगे डॉक्टर रवि? जी बिल्कुल। मैं इनका सवाल तो हमें समझ में आ गया। शायद मेरे ख्याल से दो तरीके के इनके सवाल थे जो ये पूछना चाहते थे। एक तो पहली बात, जो इन्होंने फंड में इन्वेस्टमेंट किया है वो कैसा है। अगर आपने इस ब्लू चिप ग्रोथ फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, और इस समय अगर आप देखें तो आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा बूम आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात है कि आप टाइम फ्रेम अगर जानना चाहते हैं तो देखिए, टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 5 साल से अगर आप कम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कॉस्ट भी आपकी लगती है, साथ में इन्वेस्टमेंट जो है वो स्विच करते रहते हैं म्यूचुअल फंड्स, जिससे कि आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो मुझे लगता है 3 से 5 साल का अगर आप समय देते हैं तो आपको और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर बीते हफ्ते बात करें डॉक्टर रवि, तो बैंकेक्स यानी जो बैंकिंग शेयर्स हैं उनमें तो ठीक ठाक उछाल देखा गया, लेकिन आईटी और ऑटो जो है वो पैक थोड़ा सा दबाव में रहे। क्या जो ट्रेंड है अगले हफ्ते का, या फिर अभी तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेडर्स का बाजार है, बहुत ज़्यादा एक डेफिनेट डायरेक्शन मिल नहीं रही है, एक दिन नीचे बाजार जा रहा है, एक दिन ऊपर जा रहा है, सेक्टोरली कहाँ पर दाव लगाया जा सकता है? देखिए, इस समय चूँकि अर्निंग का टाइम है तो इस वजह से थोड़ा सा आपको दबाव और रुझान थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। अब जहाँ तक आपने आईटी की बात करी, देखिए अगर रुपया हमारा पिछले 2 महीने के अंदर अगर 10% से ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो फिर आईटी कंपनीज का प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ आपने ऑटो सेक्टर की अगर आप देखें तो ऑटो सेक्टर में एक मामूली सा ये गिरावट देखने को मिला है, और चूंकि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से वर्ल्ड के सारे मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, इसकी वजह से हमारे मार्केट में भी ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हमारे यहाँ के मार्केट ज़्यादा आपको करेक्शन देते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ जहाँ तक आपने सेक्टर की बात करी है, अगर सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ऑयल और पर्टिकुलर अगर सेक्टर में अगर आप देखें तो बैंकिंग, चाहे आप पीएसयू के देख लें चाहे प्राइवेट बैंक देख लें, उनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। चलिए फिर नागपुर से विवेक जी जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं इस कार्यक्रम में। नमस्कार विवेक जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ जी सर। मेरा है हाईकॉम सिक्योरिटी सिस्टम, ये खरीदा है सर मैंने 1000। क्या भाव से? 39 रुपीज में सर। एक साल का प्रोस्पेक्टिव बताइए ना। अभी स्टॉक मिल पाया आपको? मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाईकॉम सिक्योरिटीज़ ये कह रहे हैं इन्होंने 35 रुपये के भाव से ये खरीदा है एक। हाँ फिलहाल देखिए, आपने इन्वेस्टमेंट तो अच्छा किया हुआ है, लेकिन आपने जैसे बोला कि आपको थोड़ा सा इसमें आप समय देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इसको अभी आप अपनी इसको एवरेज आउट करके रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। चूँकि शेयर में अभी थोड़ा सा एक साइडवेज सा मूवमेंट चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अप साइड का मोमेंटम लेता है और आपने 35 के पास खरीदा, मुझे लगता है 40 रुपये के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड हो पाया तभी इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन अभी एक करेक्शन का मोड है, बट लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टमेंट है तो मुझे लगता है रखे रखना चाहिए आपको। अब अदानी पोर्ट में काफ़ी गिरावट दिखाई दी बीते हफ्ते, जबकि बीपीसीएल एक तरह से ब्लॉकबस्टर परफॉर्म करके गया है बीते हफ्ते, और पिरामिड एंटरप्राइजेज, इंडिया बुल जैसे स्टॉक ने 7% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया, जबकि वेदांता, हिंडाल्को, केयर्न इंडिया, आईएफएल होल्डिंग में 4 से 5% की गिरावट। अगर गेनर्स की बात करें तो इंडिया बुल रियल एस्टेट को ही अगर आप ले लें तो रियल एस्टेट सेक्टर में आपको अभी भी लग रहा है कि कुछ स्टॉक्स हैं जो
लंबी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं? देखिए, कंटिन्यू डिस्कशंस जो होते हैं उसमें मैंने हमेशा बताया, और ख़ासतौर से आगे जो सेक्टर चलने वाले हैं उनमें देखें तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के ज़्यादातर शेयर चलने के ज़्यादा चांसेस, जैसे आप LIC हाउसिंग फाइनेंस है, या फिर अगर आप इंडिया बुल्स को देखें चूँकि ये प्राइवेट है, तो इन सब में आगे अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। रियल इस्टेट की जहाँ तक आपने अजय जी बात करी, रियल इस्टेट को इस समय खासतौर से फंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या बैंकिंग सेक्टर जो रियल इस्टेट में एक्सपोजर है उनको काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो प्राइवेट बैंक फाइनेंसिंग कंपनीज हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म आगे आने वाले टाइम पे मिलेगा, तो उसका सीधा फ़ायदा जो है वो इनके स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकता है। अब कैपिटल गुड सेक्टर की बात हम लोग थोड़ा कम करते हैं अपने शोज़ में, लेकिन क्या जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो क्या एक्सपेंशन के मोड में अब आपको नज़र आ रही हैं? कुछ बड़ी कंपनी जैसे L&T का नाम हम लोग बार बार लेते हैं, दिल्ली से शायद कोई दर्शक इस वक्त आ गए हैं। सुधीर जी नमस्कार, आप हमारे साथ हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं सुधीर बोल रहा था। बताइए जी। सर आई एम होल्डिंग डिस्मेन फार्मा 254.50 200 क्वांटिटीज। डिशमैन फार्मा में आपने निवेश किया सर? जी सर। और कितना आप? वोकहार्ट फार्मा आल्सो सर। एक बार फिर से दोहराएं सर। वोकहार्ट फार्मा। अच्छा, वोकहार्ट फार्मा सर। वो क्या भाव से लिया सर? L&T का सर आप बता रहे थे, L&T में भी मैं इंटरेस्टेड हूँ सर, तो इस समय बाय किया जा सकता है क्या? शुक्रिया। देखिए, फिलहाल मैं पहले आपके शेयर से बता दूं, डिशमैन फार्मा काफ़ी अच्छा है, अर्निंग इनके जो है वो पॉजिटिव आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो मुझे लगता है कि इसको तो फिलहाल आपको रखना चाहिए। और खास तौर से निफ्टी के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो काफ़ी डिफेंसिव है। वॉकआउट फार्मा भी आपका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, इसलिए आपको थोड़ी सी घबराहट देखने को मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता है आपको ये स्टॉक को अभी होल्ड करके रखना चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग जहाँ पर L&T की बात कर रहे थे, कैपिटल गुड में देखिए L&T एक ऐसा शेयर है जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन जो भी मोमेंटम आपको बनता है और प्रॉफिट बुकिंग हावी होती है, तो इन सब शेयर्स में काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो 3 से 5% तक का प्रॉफिट बुकिंग आपको हमेशा देखने को मिल जाता है हायर लेवल से। तो अभी चूंकि एक प्रॉफिट बुकिंग उसमें है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर यहाँ से अभी 3% तक का करेक्शन और देखने को मिलता है तो बाय करने के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। वॉकआउट फार्मा भी शायद इन्होंने एक जो स्क्रिप्ट है उसमें शायद इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन मैं अजय जी पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो मैं हमेशा डिफेंसिव होता हूं, खास तौर से फार्मा सेक्टर को लेके। हालांकि निफ्टी में जब भी तेजी होती है तो ये एक ऐसा सेक्टर है, इसका कोरिलेशन जो है वो निफ्टी के साथ लगभग नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है, यानी कि निफ्टी अप ट्रेंड में होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा तेजी आपको नहीं देखने को मिलती। लेकिन अगर निफ्टी में करेक्शन और डीप करेक्शन आते हैं तो आपको ये स्टॉक्स खड़े हुए या फिर थोड़े से बुल साइड आपको देखने को मिलते हैं। तो और चूंकि हमारी 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, फंडामेंटली अगर आप देखें तो कुछ ऐसे जो आपने अभी देखें तो वॉकआउट फार्मा की जहां तक बात करी, ये भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगता है। 750 रुपए का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अपसाइड में मोमेंटम देखें तो मुझे लगता है वापस से 1100 रुपए तक का दमखम रखता है। लेकिन हाँ, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कम से कम 2 से 3 साल देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मैं फार्मा सेक्टर में सिर्फ एक ऐसा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी, जिसे मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की सजेशन दूंगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी हद तक एक हावी है, प्लस US FDA अभी क्लियरिटी नहीं है, इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। महाराजगंज से हमारे एक दर्शक हैं जो इस वक्त इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और लगातार जो सवाल हैं हमें मिल रहे हैं तमाम हिस्सों से। नमस्कार, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? राम मुगरा बोला हूँ, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर मेरा सवाल है कि मैं पैसे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो म्यूचुअल फंड में करूँ या शेयर मार्केट में करूँ, किसमें करीब कितना पैसा लगाना चाहते हैं सर शुरुआत में आप? मिनिमम सर वही 10-15 से मैं चाहता हूँ स्टार्ट करना। 10-15 हज़ार से स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जगह है मेरे ख्याल से आप आए हैं। डॉक्टर भी सलाह देंगे आपको कि कहाँ आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सभी के लिए है, बहुत अच्छा कॉमन सा क्वेश्चन है कि सभी अपना इन्वेस्टमेंट जानना चाहते हैं। मेरा एक सजेशन हमेशा अजय जी होता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप स्टॉक मार्केट को अपना टाइम दे सकते हैं और आप समझ सकते हैं, तभी आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए, नहीं तो आपका रिस्क एपेटाइट जो है वो 100:100 हो जाता है, यानी कि आप 100 रुपए मार्केट में लगाएंगे, आपके 100 रुपए पूरे नुकसान हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा बेटर होता है आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। एक तो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन बहुत अच्छा है, और इस समय अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड में आपके पास कैटेगरी भी अलग अलग हैं। डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं, आप लार्ज कैप ले सकते हैं, मिड कैप ले सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लेकर के आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। फंड मैनेजर आपका फंड मैनेज
मैनेज करता है और आपको एक अच्छा मुनाफा दिलाता है। दूसरी तरफ अगर आप SIP करते हैं तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। यानी SIP का मतलब है कि आप जैसे 15,000 आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शुरू में, तो मैं कहूँगा कि आप 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करिए, आप SIP कर दीजिए 12 महीने के लिए। हर महीने 2-2 हज़ार रुपये करके इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, चूँकि आप हर महीने का एक कोटे बना लीजिए टारगेट कि मुझे पूरे साल में 12,000 रुपये डालने हैं, तो आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें कि आप हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करें। मार्केट के उतार और चढ़ाव दोनों का फ़ायदा होगा। कभी मार्केट में आप लोअर पे खरीदेंगे, कभी हायर पे खरीदेंगे, वो रिटर्न आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सर, जो GST का मामला है उसको लेकर के क्या आप लोगों ने रिसर्च शुरू किया कि जब ये GST रोल आउट होगा तो कौन से सेक्टर को सबसे आसानी होगी इसको अडॉप्ट करने में, कहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी, और उस लिहाज से उनका प्रदर्शन जो है वो किस तरह से जाएगा? एक आध साल का कुछ इम्पैक्ट एनालिसिस किया आप लोगों ने? देखिए, कुछ सेक्टर में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि होटल इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक जो है वो GST का एक नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जो टैक्सेस हैं वो 12% या 14% के पास एक कैप देखने को मिलते हैं, लेकिन वो अगर GST में एक जैसे 18% या 19% का आपको देखने को मिलता है, तो होटल इंडस्ट्री या फिर इस टाइप के जो शेयर्स हैं उनमें थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें आपको फ़ायदा भी देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर आप कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप देखें या फिर अगर आप इक्विपमेंट के हिसाब से देखें तो उनमें काफ़ी अच्छा एक बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, अभी मेरे ख्याल से ये स्टोरी जो है अनफोल्ड होनी है 1 साल तक कि कहाँ पर असर किस तरीके का रहेगा। भुवनेश्वर चलते हैं और वहाँ से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। अपना नाम बताएं और सवाल करें प्लीज़। हाँ, मेरा नाम सोमेश अग्रवाल है, उड़ीसा भुवनेश्वर से बोल रहा था मैं। जी अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, मेरा होल्डिंग है बाम्बिनो एग्रो इंडस्ट्री 100 पीसेस। एक बार फिर से दोहराएं सर, कौन सी इंडस्ट्रीज? बाम्बिनो एग्रो इंडस्ट्री सर। नहीं, मुझे नहीं स्पष्ट हुआ। आपको नहीं। नाम फिर से एक बार दोहराइए क्योंकि साफ सुनाई नहीं दे रहा है। बाम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज, BAMBINO एग्रो इंडस्ट्री। अच्छा, कोई बांदीलाल एग्रो इंडस्ट्रीज है कुछ ये? हाँ जी हाँ जी, वो बहुत पहले IPO का था, तो अभी क्या उसका बेच देना चाहिए कि होल्डिंग पर रखना चाहिए? कब आपने इन्वेस्टमेंट किया और क्या भाव से किया था, कुछ याद है सर आपको? वो तो बहुत पहले था, 1990 का जब उसका IPO आया था, तभी से है उसका। ये करीब अच्छा, बाम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं सर, मेरे सामने खुल गया है ये। और बाम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज का अगर ताज़ा क्या भाव से आपने लिया सर IPO में ही? IPO में था शायद उसका 100 रुपीज़ था शायद। 100 रुपये पे आपको मिला था, अलॉट हुआ था? तो सर आप तो 240 रुपये के भाव पे बैठे हुए हैं, करीब करीब आपको 2.5 गुने का मुनाफा हो गया है। हाँ जी, तो देखना चाहिए कि अभी और आगे का फायदा है। चलिए, 2% रिटर्न भी दिया है, मतलब बढ़ा है अगर बीते हफ्ते या एक दिन की बात करें तो। देखिए, जो भी एग्रो से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छी एक रैली आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि इस समय अगर आप देखें तो वेयर हाउसेस को लेकर के या फिर अदर जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छी एक तेज़ी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि अगर इस स्टॉक की बात करें और यहाँ पर इनको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, तो अभी ये एक स्ट्रैटेजी ये अपना सकते हैं कि यहाँ पर 250 का आसपास का चल रहा है, आप 240 रुपये का एक स्टॉप लॉस डाल दें, या फिर आप एक 50% यहाँ पर अपने स्टॉक में एक बार ज़रूर मुनाफा वसूली कर लें और बाकी स्टॉक आप छोड़ सकते हैं, कंटिन्यू चलने दें। वापस 280 के आसपास आता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप इसमें चाहे तो कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो आप दीपक फर्टिलाइज़र, आप इस टाइप के स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। और वाकई क्या मानसून के देखते हुए आप लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे बुलिश हैं इस साल के लिए? बिल्कुल, एग्रीकल्चर स्टॉक इस बार काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम दिखा सकते हैं। अगर आप अभी से देखें तो शुगर को लेकर के जिस तरीके से प्रोडक्शन कम के नंबर्स आए, उसके बाद से आपने शुगर की कंपनियों के स्टॉक्स काफ़ी हद तक भागने, अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा एक प्रोस्पेक्टिव आपको आने वाले नेक्स्ट ईयर में देखने को मिल सकता है। डॉक्टर, वक्त हमारे पास इतना ही है, कोई डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर्स आपकी तरफ से हैं? स्वागत है। जिन स्टॉक्स में हमने बात करी है इस पर मेरा पर्सनल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंपनी के क्लाइंट्स को हो सकता है इसमें सजेशंस गए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया जिन्होंने इस पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में। उनसे माफ़ी चाहेंगे जिनके सवाल आज हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए। हमें पता है कि केवल हाफ एन आवर विंडो आपको पूरे वीक में हम दे पाते हैं जिसमें आप अपने सवालों के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए अगर आपके सवाल हमें मिलेंगे तो जो हमारे रेगुलर प्रोग्राम्स हैं उनमें भी हम आपके जो सवाल हैं उनको शामिल कर पाएंगे। फ़िलहाल मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।